डेवलपमेंट स्किल। ओके, अभी तक रिकॉर्डिंग। All right, so अस्सलाम वालेकुम and a very warm welcome at UXL training। एक सेकंड दे, जरा मैं इसको सही कर दूं। हाँ, फुल स्क्रीन कर क्या? नजर नहीं आ रहा। Only first and second is screen का issue। आगे Alright, so अस्सलाम वालेकुम and a very warm welcome at UXL training platform जिसके रिसर्च पार्टनर है नॉलेज टावर। और आज हम जो है वो फर्दर वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड एक डेमो ओरिएंटेशन डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आपको आपके जो करियर बेनिफिट्स हैं और आपके इस ट्रेनिंग का क्या प्रोग्राम स्कोप है, ट्रेनिंग कंटेंट एंड लर्निंग आउटकम्स क्या होंगी, डेज एंड टाइमिंग्स क्या होंगे, ट्रेनिंग के प्री रेक्विजिट क्या होंगे सर्टिफिकेट्स के, और यूएक्सएल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म और इसके जो ट्रेनर प्रोफाइल है वो भी डिस्कस की जाएगी। इसमें ये बताना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि आज का जो हमारा डेमो जो अटेंड कर रहे हैं, जो हमारा डेमो कंप्लीटली अटेंड करेंगे फ्रॉम राइट नाउ टिल एंड, उनके लिए एक स्पेशल ऑफर भी रखी जाएगी जो कि एक्सक्लूसिवली होगी फॉर दोज हु आर अटेंडिंग दिस फुल डेमो। यहाँ पे ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन होता है माइंड में कि सर ये ऐसे किस्म की वेब डिजाइनिंग की ट्रेनिंग हम अगर ले रहे हैं या हम अगर ऐसा यूआई यूएक्स के डेवलपिंग स्किल्स को सीख रहे हैं, तो सर ये तो बहुत सारी ट्रेनिंग्स ऐसी हमें यूट्यूब पर भी मिल जाती हैं, तो फिर हम आपके पास क्यों आए? मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एड्रेस करना चाह रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन माइंड्स में बहुत ज्यादा होता है। लेकिन आपको यहाँ पे मैं बताता चलूं कि हर इंसान अपने आप में उसकी अपनी एक लर्निंग नीड्स होती है, अपना उसका इंडिविजुअल एक पैटर्न होता है लर्निंग का। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक एक्सपर्ट ट्रेनर से गाइडेंस लें अपनी, जो कि खुद तजर्बा रखता हो, एक्सपीरियंस रखता हो वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट का, और वो आपको कस्टमाइज आपके हिसाब से आपको हेल्प कर सके। मिसाल के तौर पे अगर जो ऐसे कोई सेशन चल रहे होंगे यूट्यूब पे, वो तो जनरल सेशन होते हैं, क्या वो आपके स्किल्स को कवर कर रहा है, या आपके जो जहां पे आप अटक रहे हैं, या जहां पे आप कोडिंग में मसला आ रहा है आपको जी हाँ, जहां पे आपको तो जहां पे आप अटक रहे हैं या जहां पे आपको इशू आ रहा है, क्या ये मसला आपका यूट्यूब हल करेगी? क्या वो आपके कमेंट्स को रिप्लाई करेगी? कौन करेगा? यू नीड टू हैव अ मेंटोर जो आपको गाइड करे, आपके इश्यूज को एड्रेस करे, और आपको आपको उन जगहों पे हेल्प करे जहां पे आप फंस रहे हैं। वो चीज ये ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं कर सकते, वो वही कर सकता है जो कि आप 1-to-1 जिससे कोचिंग ले रहे हैं, या 1-to-1 जिससे आप जो है वो मेंटोरशिप ले रहे हैं। तो हम यहाँ पे यूएक्सएल के प्लेटफॉर्म पे ये एक आपको ये यकीन दहानी दिलाना चाहते हैं कि ये हमारा सफर सिर्फ इस ट्रेनिंग तक नहीं है। ये हमारा ट्रेनिंग जब कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद भी आप जब वेबसाइट में कुछ आपको कोडिंग में मसले आएंगे, कोई
क्लाइंट आपको रिक्वायरमेंट दे देता है कि मुझे इस तरीके से पैनल का, तो वो कौन आपको हेल्प करेगा? हम यहाँ पे आपको व्हाट्सएप पे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनर्स, मेंटरशिप, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, फाइनल प्रोजेक्ट्स देते हैं, ताकि आपकी अपना प्रॉब्लम इश्यूज जो आपको फेस हो रहा है उसको सॉल्यूशन निकल सके। एंड यही वो रीजन है जिसकी वजह से हम ये उन डिफरेंट ट्रेनिंग से जो कि ऑनलाइन हो रही होती है, रिकॉर्डेड लेक्चर, या फिर वो ट्रेनिंग्स जो कि फ्री हो रही होती है और उसमें 500 500 600 600 300 300 बच्चे बैठे होते हैं, 400 बच्चे बैठे होते हैं, तो हम उनसे जो है वो बेहतरी इसलिए क्योंकि हम आपकी अपनी स्मॉल फोकस्ड ग्रुप्स होते हैं और हम आपकी एड्रेस करते हैं नीड्स को, ताकि आप कामयाब बन सकें। आपको जो है वो एक हो बैक ऑफ माइंड है कि मेरे पीछे एक मेंटोर है जो मुझे गाइड कर रहा है। So this is what really the benefit is of taking trainings from the platform such as UXL, where you are getting the help for your own needs, right? So with that, I would now like to hand over to Dinesh, Mr. Dinesh, who is the lead effective trainer of this training, to continue about the training scope, ट्रेनिंग कंटेंट। बहुत ही डिटेल में हमने इस प्रेजेंटेशन को बनाया है ताकि आपको सही तरीके से कवरेज मिल सके कि इस ट्रेनिंग में जब आप रजिस्टर करेंगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और कैसे आप सीख के फाइनली इंप्लीमेंट करेंगे इस ट्रेनिंग को। बिकॉज हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आपको नॉलेज दे दी, हमारा मकसद ये कि नॉलेज के साथ स्किल्स भी दें, और वो स्किल्स दें जिससे आपको बाकायदे फायदा हो और आप उससे पैसे कमाएं और आप उससे जो है वो लोगों को भी बेनिफिट दें, जो आगे आपके क्लाइंट्स हैं उनको भी बेनिफिट दें। So with that, I would really like to now hand over to Dinesh, who would like to continue. Thank you so much. अच्छा, सर ने एक क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छे से हल करा कि भाई हम जो है वो यहाँ बैठ के क्यों करें। हमें ट्रेनिंग्स भी होती है, यूट्यूब पे भी होती है, बहुत सारी चीजें हमें वहां से मिल जाती है। यूट्यूब भी आपको काम आएगा, लेकिन तब काम आएगा जब आप कर लेते हैं। अगर आप स्क्रैच लेवल पे यूट्यूब पे जाते हैं ना, तो मैंने भी एक टाइम पे जो है वो स्क्रैच लेवल पे यूट्यूब पे गया तो मैं कंफ्यूज हो गया। एक तो ट्रेनिंग लेनी कौन सी वाली है, मतलब देखो अगर आप कहीं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो आपको वो गाइडेंस भी देते हैं, आपको वो जॉब प्रोवाइड भी करते हैं, क्योंकि जाहिर सी उनके ट्रेनिंग पार्टनर्स होते हैं, वो आपको जॉब भी बता रहे होते हैं, यार आपके पास कोई बंदा है तो हमें भेजें यार, ये हमें ये रिक्वायरमेंट, तो हम आपको जब उसके पास भेज भी रहे होते हैं। ठीक है, ये काम यूट्यूब वाला नहीं करता। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या कि सर ने बोला वो एक जनरल ट्रेनिंग दे रहा होता है। जनरल ट्रेनिंग का मतलब है वो एक आम सी ट्रेनिंग दे रहा होता है, उसमें से कुछ चीज आपकी काम की निकलती है, लेकिन स्क्रैच लेवल पे आपको बाकायदा किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाके सीखना चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एक दूसरा बेनिफिट ये होता है कि आप टीचर से पूछ सकते हैं, मतलब करते करते। अच्छा, कोडिंग में हमेशा ऐसा होता है कि आप 10 बंदे हैं और 10 बच्चे कोडिंग कर रहे हैं, सेम कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ आपके हार्डवेयर की है और कुछ जो है वो सॉफ्टवेयर के स्पेसिफिकेशंस मिलते नहीं है, तो वो कोड एक जगह चल रहा होता है, वो दूसरा वर्जन अगर वो इस्तेमाल कर रहा होता है या विंडोज दूसरी इस्तेमाल कर, तो कोड नहीं चल रहा होता। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि यूट्यूब की ट्रेनिंग्स में आपकी जो सेटिंग्स होती हैं, समटाइम ऐसा होता है कि कोड करते वक्त हमें जो है वो कुछ हार्डवेयर की सेटिंग्स करनी पड़ती है कंट्रोल पैनल में जाके, तो वो भी हमें जो है वो नहीं बता रहे होते हैं, वो बेसिकली अपना जो है वो चैनल बढ़ा रहे होते हैं, वो हमें ये नहीं बता रहे होते। ठीक है, हम ट्रेनिंग की तरफ अपने चलते हैं। अच्छा, आपके जो है वो एजेंडा आज का क्या क्या है, एक तो आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम बताना है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास ट्रेनिंग कंटेंट है, उसके बाद डेज एंड टाइम है, प्री रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट्स, ठीक है, जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, और सर्टिफिकेट भी आपको इदारों से एफिलिएटेड होगा, मतलब टेक्निकल बोर्ड से होगा, आपके पास टेस्टिंग बोर्ड, टेस्टिंग बोर्ड उससे एफिलिएटेड होगा, तो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनसे हम एफिलिएटेड है और वहां से हम जो है सर्टिफिकेट इश्यूज करवाते हैं। ठीक, अच्छा, उसके बाद है हमारे पास स्कोप क्या है, भाई आप प्रोग्राम करने का स्कोप क्या, ये प्रोग्राम करने के बाद क्या करेंगे आप, ये प्रोग्राम करने के बाद एक कंप्लीट वेबसाइट आप बना सकते हैं, ठीक है, जिसके फ्रंट एंड पे हम जो है वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट को रखते हैं, और बैक एंड में जो है PHP और MySQL वगैरह अपाचे को हम रख के बनाते हैं। अच्छा, ये कोर्स करने के बाद आउटकम्स क्या होंगे, आउटकम भी यही होंगे, आप पूरी कंप्लीट एक वेबसाइट आप बना पाएंगे। ठीक है, अच्छा, इस कोर्स के अगर मैं ट्रेनिंग कंटेंट की बात करें, मॉड्यूल्स, तो इसमें मॉड्यूल्स में हमारे पास क्या क्या है, सबसे पहले हमारे पास HTML एंड CSS होगा, ठीक है, स्क्रैच लेवल से। अच्छा, स्क्रैच लेवल टू एक्सपर्ट लेवल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग होगी, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग होगी। सर्वर साइड प्रोग्रामिंग क्या होती है,
अच्छा, सर्वर साइड के बाद आप करेंगे फ्रेमवर्क, ठीक है, लारावेल पे हम काम करेंगे। अच्छा, रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव का मतलब पता है ना, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या है, तो हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स पे काम करेंगे। उसके बाद वर्डप्रेस, जो कि एक बनी बनाई फ्रेमवर्क भी है, उस पर हम काम करेंगे। उसके बाद प्लगइन्स जो इसके अंदर मौजूद है उस पर काम करेंगे। और एंड में हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, हर बच्चा या एक अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, या हम एंड में जो है ग्रुप्स बना लेंगे, ठीक है। अच्छा, प्रोजेक्ट बनाने का फायदा क्या होगा? प्रोजेक्ट बनाने का फायदा ये होगा कि आपने सीखा कितना है, आपने कहाँ तक जो है वो कर चुके हैं, ठीक है। अगर आप प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा हमने सीखा कहाँ तक है। तो मैं कोशिश करूंगा 3 या 4 की एक टीम बना के हम प्रोजेक्ट जो है वो एंड में हम लेके जाएं, ठीक है। प्रोजेक्ट बनाने के हम ऐसे ही नहीं होता, प्रोजेक्ट हमने ऐसे ही बना लिया। अगर आप किसी फॉर्म में भी जाते हैं तो वहां में प्रोजेक्ट बनाने के कुछ तरीके होते हैं कि प्रोजेक्ट को उठाया किस तरह जाता है, प्रोजेक्ट मैनेजर कौन होता है, और उसको जब एंड से स्टार्टिंग से एंड तक हम लेके किस तरह जाते हैं, वो भी हम इसी कोर्स में डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद आते हैं इसके आउटकम्स। आउटकम्स के मीनिंग क्या होते हैं? भाई आप कोर्स कर लेंगे तो उसके बाद आप क्या कर सकते, फायदा क्या होगा? तो फायदा ये होगा कि आप सीएसएस में आपकी आ जाएगी, ठीक है, आपकी जावास्क्रिप्ट आपकी कंप्लीट हो जाएगी, जावास्क्रिप्ट की जितनी प्रोग्रामिंग है वो आप कर सकेंगे। अच्छा, इसके बाद सर्वर साइड प्रोग्रामिंग और फ्रेमवर्क्स पे आपको काम आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद आप जो है वो वर्डप्रेस पे मतलब अपनी एक वेबसाइट कंप्लीट जी। रिस्पॉन्सिव वो तो आगे हम बता रहे हैं ना, वो तो आगे आएगा, पूरा सेशन है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास प्रोजेक्ट या बनाएंगे, ठीक है, आपको जो है वो प्रोफेशनली किस तरह प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं कंपनीज वगैरह में वो आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से करने के बाद आप एक किसी अच्छे सॉफ्टवेयर हाउस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर हाउस भी एक अच्छा एक अमाउंट दे रहा होता है, ठीक है। किसी की भी आप डेवलपर बन जाते हैं, आप चाहें तो PHP डेवलपर बन जाए, आप चाहे तो फ्रंट एंड पे काम करें, चाहे तो बैक एंड पे काम करें, चाहे तो फुल स्टैक का मतलब है दोनों पे जो है काम कर रहा होता है। अच्छा, कोई क्वेरी है हमारे पास? ओके। अच्छा, हम जो है वो कहाँ से मतलब यूएक्सएल की अगर बात करें तो यूएक्सएल हमारे पास आपको ये नजर भी आ रहा हो कितनी जगह से। एक तो ये फिनटेक जो है वो फॉर्म है। फिनटेक का मतलब क्या होगा? फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी। जैसे आपके बैंक्स होते हैं, फाइनेंस भी होते हैं और टेक्नोलॉजी दोनों को मिक्स करके जो है वो एक नई चीज बनाई जाती है। इस तरह आपने जो देखा अपना दराज, वो वैसे ही फिनटेक कंपनी है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास वो आपने देखा ऑनलाइन लोन्स आप ले रहे होते हैं आजकल, बहुत सारी जो है वो फर्म्स है वो आपको लोन दे रही तो ऑनलाइन, कौन सा क्या है नाम है, बरबक लोन, तो वो भी आपकी फिनटेक कंपनी है। तो इस तरह की जो कंपनीज होती है ना वो फिनटेक होते हैं। ये बेसिकली जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो इंस्टीट्यूट के साथ साथ जो है वो कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करता है, मतलब आपको मशवरे भी प्रोवाइड करता है आपकी बिजनेस को किस तरह चलाया जाए। और ये सर फरहान जो है वो जो है कंसल्टेंट है। अच्छा, विजन क्या होता है? विजन बेसिकली हमारा ये होता है कि आप जो यूनिवर्सिटीज में या स्कूल्स कॉलेज में पढ़ के आते हैं और बेसिकली आप जो है जॉब्स हैं, तो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आप जब पढ़ रहे होते हैं वो उसमें कहीं कुछ और होता है, ठीक है, और यही चीज अगर आप यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं तो वहां पर कुछ अलग ही दुनिया होती है। और फिर आप जब जॉब पे जाते हैं करने के बाद, तो आप जॉब में देखेंगे आपने जो पढ़ के हैं वो होता ही नहीं है। तो जो जो गैप है बेसिकली हम उसी को कम करना चाह रहे हैं। हमारा मकसद ये जो गैप है वो हम कम करें। अच्छा, उसके बाद हम इस कहाँ से इंडोर्स हैं, हम जो है वो FIA यूके की जो है पावर BI उनसे एफिलेटेड है, ठीक है। उसके अलावा स्टिफा, इससे भी हम एफिलेटेड है। ये आपकी जो है वो टेक्निकल एजुकेशन है सिंध, इनसे एफिलेटेड है। इसके अलावा TTP टेस्टिंग बोर्ड से भी हम एफिलेटेड है, ठीक है, जो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा वो इन सब के जो है वो मातहत होगा। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास नेपटेक, नेपटेक क्या, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, जो हमारा गवर्नमेंट का, उसके साथ हम पार्टनर है, ठीक है। और हमारे अभी भी हमारे पास 2 कोर्सेज हो रहे हैं, एक डिजिटल मार्केटिंग और जो सेकंड है हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग कंप्यूटर अकाउंटिंग। ये दोनों हमारे पास नेपटेक के कोर्सेज और क्योंकि हम नेपटेक के खुद पार्टनर्स हैं, ठीक है। अच्छा, ICC KCCI कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। अच्छा, आप बोले सर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का यहाँ पर क्या मतलब है? बेसिकली हम उसके पार्टनर्स होते हैं, वो हमें बता रहे होते हैं कि मार्केट की अभी ये नीड है, ठीक है, अभी मार्केट में ये चल रहा है, तो उसके हिसाब से हम कोर्स को जो है वो लॉन्च करते हैं और उसके बाद हिसाब से जो है हेलो। हेलो।
उसके बाद है हमारे पास फैसिलेटर। फैसिलेटर जो अभी फरहान साहब आए थे, वो बेसिकली जो है वो बहुत सारी जगहों पे ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है वो यूएस में भी इन्होंने जो है वो काम किया है, ठीक है। उसके अलावा 500 कंपनीज के साथ भी उन्होंने जो है रिलेशनशिप है और उन्होंने काम करा हुआ है, ठीक है। अच्छा, मेरी बात करें तो मैं तकरीबन 11 साल से जो है प्रोफेशनल ट्रेनिंग दे रहा हूँ मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अपना सर मैं बोलिए। सयाली बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। काली आप मुझे एचटीएमएल के बारे में डिटेल से बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो आगे स्लाइड्स आएंगी, वो हम साथ साथ लेते हुए चल रहे हैं आगे, ठीक जी है। सर, ठीक है, ठीक है। डोंट वरी, डोंट वरी। अच्छा, ये मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। बेसिकली मैं जो 11 सालों से ट्रेनिंग दे रहा हूँ इंस्टीट्यूट्स में। अभी मैं जो है एफिलेटेड हूँ कराची पब्लिक स्कूल के साथ, जो कि कैम्ब्रिज ब्रांच है, तारिक रोड कैंपस, एविसीना, ठीक है, तारिक रोड कैंपस। इसके अलावा जो कुछ कराची के प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है, तो वहाँ पर से भी हम एफिलेटेड हैं, ठीक है, वहाँ से भी मैं काम कर रहा हूँ। और मैं फ्रीलांसिंग भी जो है वो हम देख रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँ किस तरह जो है मार्केट में काम किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास सर खिजर है, ठीक है, फोकल पर्सन है, जो आपकी जो जितना भी सपोर्ट होगा, मतलब आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह होंगे सर्टिफिकेट के हवाले से या फीस वगैरह के हवाले से, तो ये सॉल्व करेंगे। खैर प्रॉब्लम तो खैर आएगा नहीं, लेकिन कोई पूछना होगा तो हम इनसे जो है वो पूछ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हम आपके पास ग्रुप भी बना हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर उस पर भी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हम आते हैं, अब मेन चीज, हम कंटेंट की तरफ आते हैं। पहला हमारी चीज है एचटीएमएल। हम एचटीएमएल को लेते हुए चलते हैं। एचटीएमएल बेसिकली है क्या? एचटीएमएल जो है वो आप, अच्छा, एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। अच्छा, बेसिकली काम किस तरह करता है? ये आपके स्टैंडर्ड वेब पेजेस बनाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये क्या करता है? क्रिएट ऑन वेबसाइट। बेसिकली हमारे पास वेबसाइट बनाने के लिए बहुत सारे टूल्स आ चुके हैं मार्केट में, ठीक है। हम डायरेक्टली उस पर जाके भी जो है वो वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन की लेयर्स होगी, मतलब जो हमें देखना होगा, या हम यूं ये भी कह सकते हैं कि एचटीएमएल आपका बिल्डिंग ब्लॉक्स है। मतलब किसी कोई भी वेबसाइट होगी, उसमें आपको एचटीएमएल लाजमी आपको करना पड़ेगा, चाहे आप पीएचपी पे काम करें, चाहे आप किसी भी और लैंग्वेज पे काम करें। बगैर एचटीएमएल के, बगैर मार्कअप लैंग्वेज के, एचटीएमएल के आप उस वेबसाइट को कंप्लीट नहीं कर सकते। आप ये भी बोल सकते हैं कि आपके पिलर्स हैं। जैसे बिल्डिंग बनती है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी जो बुनियादें होती है ना, वो आप ये समझते हैं एचटीएमएल है, ठीक है। उसके बाद बात आती है सीएसएस की। सीएसएस क्या होता है, ठीक है, एचटीएमएल हम थोड़ा सा करके भी देख लेंगे। सीएसएस क्या होता है? सीएसएस आपकी ब्यूटीनेस होती है, किसी भी वेबसाइट की जो ब्यूटीनेस होती है वो हम कहते हैं सीएसएस, ठीक है। वेबसाइट के कलर्स कौन से हैं, उसके फॉन्ट्स कौन से हैं। अच्छा, वो जो है उसमें जो ड्रॉप डाउन आपको नजर आ रहा होगा वो सीएसएस है, ठीक है। अच्छा, ड्रॉप डाउन के अंदर जो कलर्स नजर आते हैं वो आपका पूरा का पूरा सीएसएस कहलाता है, ठीक है। हम थोड़ा सा इसको देख भी लेते हैं। एक बार हम वेबसाइट ओपन करते हैं गूगल पे जाके, नजर आ रही है। अच्छा, ये वेबसाइट को भी हम बड़ा काम में लेंगे, W3 स्कूल, ठीक है। वैसे बहुत सारी वेबसाइट है, ओके। यहाँ पर ये नजर आ रहा है आपको कलर्स, ये जो कलर्स वगैरह नजर आ रहे हैं ना, ये सारा का सीएसएस है। अच्छा, इसके बाद आपको इस वेबसाइट के अंदर ये जो लेआउट नजर आ रही है ये एचटीएमएल है, ये आपको जो लिखा हुआ नजर आ रहा है ये एचटीएमएल है, ठीक है। और जो कलर्स वगैरह जो आपको नजर आ रहे होते हैं ये हमारे पास कहलाता है सीएसएस। ये जो आपको ड्रॉप डाउन नजर आ रहे हैं, ये खुल गया क्लिक करने पे, ये आपका कहलाता है सीएसएस का काम है, ठीक है। और जो फॉन्ट वगैरह नजर आ रहे हैं, जो आपकी लिखाई नजर आ रही है, वो आपका किसका काम होता है? एचटीएमएल का काम होता है, ठीक है। और एचटीएमएल इस वजह से भी हम लाजमी करते हैं जब हम अपनी वेबसाइट को एसईओ करवाते हैं। एसईओ का मतलब क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उसमें भी आपका जो गूगल सर्च करता है, जो गूगल आपको ऑप्टिमाइज करता है, वो बेसिकली एचटीएमएल को कोड को देखते हुए कर रहा होता है, ठीक है। और किसी वेबसाइट किसी लैंग्वेज को नहीं देखता। मोस्टली जो है वो 90% जो है वो एचटीएमएल के कोड्स को देख के वो ऑप्टिमाइज कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपके पास, मैं डराज खोलता हूँ, वेबसाइट है हमारे पास डराज, ठीक है। हमने इसको ओपन करा। ठीक है, समझ में आ गया सीएसएस क्या
होता है CSS कास्टेड स्टाइल शीट, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। ये HTML के साथ हम इसको इस्तेमाल करते हैं फॉर अ ब्यूटीनेस ऑफ द वेबसाइट। भाई आपने घर बना लिया, जो आपने बिल्डिंग ब्लॉक से जो घर बनाया वो आपका क्या होगा, वो आपका कहलाता है HTML, ठीक है। अच्छा, उसके ऊपर आपने जो कलर वगैरह करवाए, जो आपने जो डिजाइन वगैरह दीवारों पे करवाए, ये सारा का सारा CSS है, ठीक है। अच्छा, फिर आपने क्या करा, उस घर के अंदर स्विचेस लगवाए, आप क्लिक करते हैं, आप बटन दबाते हैं, आपका AC ऑन हो जाता है, अब बटन पे क्लिक करते हैं, आपका जो फैन ऑन हो जाता है। तो ये काम होता है हमारे पास जावास्क्रिप्ट का, ठीक है, जो थर्ड है। तो HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS हम तीनों को साथ लेके चलते हैं। जितने भी आपके एक्शन परफॉर्म होते हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर, वो सारा का सारा कौन करता है, जावास्क्रिप्ट करता है। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं अपने दराज के ऊपर। दराज वेबसाइट है, ठीक है, daraz.pk पे आ गए। अच्छा, मुझे यहाँ से कुछ चाहिए, मेंस फैशन पे चला गया मैं, ये इलेक्ट्रॉनिक पे चला गया, ये एड्स हैं, ठीक है, अलाउ हमने कर देते हैं। और हमने यहाँ पर ये नजर आ रहा है, एक मिनट आ रहा है, चलो यही ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर, आपको ये नजर आ रहा है, मैंने यहाँ पर करा डबल क्लिक, ठीक है। उसके बाद आप ऐड टू कार्ट पे चले गए। तो ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये कौन करता है, जावास्क्रिप्ट का काम है। आपने बटन देखे होंगे, बटन क्लिक करते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपके पास फॉर्म आ जाता है, जैसे आप जो है वो गूगल पे जाते हैं या आप जो है वो फेसबुक पे जाते हैं, तो जो पहला फॉर्म आपको नजर आता है फेसबुक का, ठीक है। तो अगर आपने एज की जगह वहां पर आपने जो है वो टेक्स्ट लिख दिया और उसको सबमिट करवाएंगे, सबमिट नहीं होगा तो वैलिडेशन दे देगा, भाई आपने जो है वो पूरी तरह कंप्लीट नहीं करा इस फॉर्म को, जो इसकी वैलिडेशन के हिसाब से। तो ये वैलिडेशन चेक कौन करता है, ये भी आपका जावास्क्रिप्ट करता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी वेबसाइट में इसका। एनी क्वेश्चन? अच्छा, उसके बाद हम दोबारा आते हैं अपने ओके, जावास्क्रिप्ट की तरफ आते हैं। जावास्क्रिप्ट है क्या, पॉपुलर जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। अच्छा, याद रखिएगा जावास्क्रिप्ट इसका नाम क्यों रखा है पता है? पहले एक टाइम पे जावा है ना, CSS के सॉरी C++ के बाद जावा जो है बहुत मशहूर लैंग्वेज थी, क्योंकि C++ जो है उसको लिखना बड़ा मुश्किल था और वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पूरी तरह थी भी नहीं, ठीक है। दूसरा उसमें मसला ये था कि GUI इसमें नहीं दिया हुआ था। जावा आया तो जावा ने GUI भी निकाले। GUI का मतलब तो पता है ना, जिसमें आप क्लिक करते हैं। उससे पहले C++ के अंदर क्या था, सारा का सारा हम कोडिंग करते थे, लिखते थे सारी कोडिंग्स, ठीक है। जबकि हमारे पास जो जावा है ना, जावा के अंदर हमने जो है वो बटन्स बनाए, बटन्स पे काम हो रहे हैं, ठीक है। आप जो है वो कैलकुलेशन करने के बाद बटन पे क्लिक करते हैं, कैलकुलेट करके दे रहे हैं, ठीक है। एक वर्चुअली हमें बना के दे रहे हैं जिसके अंदर सारे कलर्स वगैरह सब चीजें मौजूद हैं, ठीक। ओके, यस, एनी क्वेश्चन? ओके, अच्छा, उसके बाद है हमारे पास इजी टू लर्न है जावास्क्रिप्ट। इसका नाम क्यों रखा पता है? क्योंकि जावा उस टाइम पे बहुत मशहूर था, तो जावास्क्रिप्ट रखने का मकसद ही ये था कि ये लैंग्वेज भी मशहूर हो जाए। जावा अलग है, जावास्क्रिप्ट अलग है, जावा का काम ही अलग है। जावा पूरी जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक लैंग्वेज है जिसमें हम पूरे पूरे जो है डेस्कटॉप एप्लीकेशंस वगैरह बनाते हैं, जबकि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम वेब एप्लीकेशंस पे काम करते हैं, वेब एप्लीकेशन पे एक्शन लगाते हैं, ठीक है। इसका नाम इस वजह से जावास्क्रिप्ट रखा था क्योंकि ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट रखने का मकसद ये था कि जावा उस टाइम पे बहुत मशहूर थी। जैसा आपने देखा आजकल दुकानों में क्या होता है, बाटा नाम ही है तो बाटा की जगह एरो टाटा कर लिया हमने, कि मिलता जुलता नाम है। अच्छा, लिखने का स्टाइल भी हमने ऐसे ही रखा हुआ है, बी को हमने जो है टी को इस तरह बनाया हुआ है, दिखने में बी लग रहा है, सही है। तो वो टर्म्स को मिलाने के लिए अब जो है वो हमने ये करा था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है हमारे पास बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप क्या होता है? बेसिकली बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है। अब फ्रेमवर्क सर क्या होता है, फ्रेमवर्क किसी को पता है क्या होता है? नहीं पता? अच्छा, मुझे अगर आप बोलेंगे भाई आपको जो है ब्लॉक्स बनाने को दी जाए, वो सीमेंट की ब्लॉक्स नहीं होती, तो सीमेंट की मुझे ब्लॉक बनाने को दी जाए और मुझे बोला जाए भाई 4x6 पे इसको बनाओ,
तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको बार बार मेजरमेंट ले रहा हूँ और उसको भाई मैं यूं 4/6 उसको नाप रहा हूँ और उसको बाद मैंने एक एक ब्लॉक तैयार कर रहा हूँ। बहुत लेंथी प्रोसेस नहीं है। इससे ज्यादा बेहतर क्या है कि मैंने क्या करा, एक पूरा जो है वो फ्रेम बना लिया, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, इसको देख लीजिएगा बाद में, और हमने पूरे एक फ्रेम तैयार कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक टाइम पे 6 ईंटें हम इसको बना सकते हैं। अच्छा, दूसरा मेजरमेंट करने की जरूरत भी नहीं है, हमने एक दफा हमने मेजर कर दिया और एक टाइम में हमने 6 ईंटें बना ली, काम थोड़ा इजी हो गया। यही काम आपका फ्रेमवर्क करता है। फ्रेमवर्क के अंदर आपकी सारी चीजें बनी बनाई होती है। आपको ज्यादा जो है वो, जैसे मुझे बूटस्ट्रैप बेसिकली होता क्या है, सीएसएस का फ्रेमवर्क है। अब सीएसएस अगर मैं मैन्युअली करने जाऊंगा तो मुझे टाइम लगेगा, एक एक पिक्चर को सीएसएस करूं, एक एक पिक्चर को मैं राउंडेड करूं, एक एक पिक्चर को मैं जो है वो मैं एक जो है क्या बोलते हैं ड्रॉप डाउन बना रहा हूँ, एक एक जो है वो सीरीज का ड्रॉप डाउन बना रहा हूँ, टाइम लग रहा है बहुत। तो मैंने फ्रेमवर्क पे काम करते हैं, फ्रेमवर्क लिया, इसके अलावा बहुत सारे, इसके अलावा टर्म भी है, बर्न भी है, ठीक है, बहुत सारे फ्रेमवर्क है, 10 से 12 फ्रेमवर्क है जो कि सीएसएस पे काम करते हैं। लेकिन मशहूर हमारे पास ये वाला है, ठीक है, जो पॉपुलर है वो हमारे पास बूटस्ट्रैप होता है। अच्छा, उसके बाद हम जाते हैं, ओके, उसके बाद हम यहाँ पर आए जावास्क्रिप्ट पे। जावास्क्रिप्ट के बाद है हमारे पास सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। सर्वर साइड प्रोग्रामिंग क्या होती है? सर्वर साइड प्रोग्रामिंग आप उन प्रोग्रामिंग को कहते हैं जिसका कोड आपको नजर नहीं आता। जैसे अगर मैं किसी भी वेबसाइट पे जाऊं और मैं राइट क्लिक करके उसका व्यू कोड को देखूं तो उसमें आपको कभी भी पीएचपी का कोड नजर नहीं आएगा, उसमें आपको जावास्क्रिप्ट का कोड नजर आ जाएगा, उसमें आपको एचटीएमएल का कोड नजर आ जाएगा, उसमें अंदर आपको जो है वो सीएसएस का कोड नजर आ जाएगा, लेकिन पीएचपी का कोड नजर नहीं आएगा। माई एसक्यूएल भी कभी भी उसमें नजर नहीं आ रही होगी, जबकि लिंक लगा हुआ है लेकिन नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि वो सर्वर साइड लैंग्वेज है। वो जो ऑथेंटिकेट करा हुआ है, जिसने वो बनाई हुई वेबसाइट, उसके पास जैसे वो कोड आ रहा होता है, आपके पास नहीं आ रहा होता। अगर आपके पास भी आ रहा होता तो सिक्योरिटी इश्यूज आएंगे, आप उसको तोड़ के आप इजीली उसको तोड़ सकते हैं, उस वेबसाइट को आप इजीली जो है उसको हैक कर सकते हैं। तभी जो है वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का कॉन्सेप्ट आया। ये सर्वर साइड कोडिंग जो है वो जिसने बनाई है वेबसाइट, जो ओनर है उसके पास रहेगा, ठीक है। और जो चीज देखने वाली है वो जो है वो कोड भले उसको देख ले, जैसे एचटीएमएल कोड है, एचटीएमएल कोड भले आप चोरी भी कर लेते हैं उससे मुझे कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, ठीक है, आपको बहुत सारे एचटीएमएल क्लोन मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन जावास्क्रिप्ट सॉरी, आपको कभी भी पीएचपी का कोड इस तरह नहीं होगा कि आप उसको जाके और जो है उसको ले लें, समझ में आई, ठीक है। तो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, कोड रन द सर्वर नॉट यूजर डिवाइसेस, जितने भी आपके यूजर्स को यूज करें वेबसाइट को वहां पर वो नजर नहीं आएगा। अच्छा, मैनेज डेटा प्रोसेसिंग स्टोरेज, इसका काम ये होता है, जैसे पीएचपी के अंदर यही होता है, डेटा को हम स्टोर भी करवाते हैं माई एसक्यूएल के अंदर, और जो पीएचपी उसको पूरे को जो है वो प्रोसेस कर रही होती है, ठीक है। अच्छा, ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योर हो जाता है ये कोड हैंडलिंग, ठीक है। अच्छा, फैसिलिटेट सर्वर क्लाइंट कम्युनिकेशन, मतलब बंदा क्या कर रहा है, उसने फॉर्म फिल करके दिया, अब क्योंकि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लगी हुई है, वो फॉर्म कहां पर आएगा, मेरे पास आएगा, आपको एचटीएमएल का फॉर्म तो नजर आ जाएगा, लेकिन जो उसके ऊपर लिंक लगा हुआ है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का, वो जस्ट मुझे नजर आएगा। तो जैसे ही आप फॉर्म को फिल करेंगे वो फॉर्म मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है या कंफ्यूजन है कोई? अच्छा, उसके बाद है हमारे पास पीएचपी एंड इट्स यूजेस। पीएचपी क्या चीज होती है? ये प्रोसेसर लैंग्वेज होती है, ठीक है। पीएचपी बेसिकली इसका काम क्या होता है, ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जो काम करती है हमारे पास सर्वर साइड्स में, ठीक है। अब पीएचपी में हम करते हैं क्या है, आपके पास जितनी भी सर्वर साइड वेबसाइट्स बनती है वो हमारे पास अभी तक दो में बनती है, या तो वो बनेगी हमारे पास ASP.NET के अंदर, या तो वो बनती है हमारे पास पीएचपी के अंदर। लेकिन 90% जो बनती है वेबसाइट्स वो हमारे पास पीएचपी पे आती है, 90%। ज्यादा मतलब आप ये ले लें कि 10 में से जो है 9 वेबसाइट ऐसी होंगी, 100 में से 90 वेबसाइट ऐसी होंगी जो कि पीएचपी पे बनी होंगी, ASP.NET पे नहीं बनी। क्यों? उसकी वजह क्या होती है, ASP.NET पे काम करना क्यों मुश्किल होता है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड होती है, माइक्रोसॉफ्ट का खुद का प्रोडक्ट है, ठीक है। जबकि पीएचपी आपको फ्री सोर्स है, आप इसका कोर्स ले सकते हैं, आपको जो है वो बनी बनी वेबसाइट्स मिल जाती है, वहां से लेकर इसके अंदर चेंजेस आप करवा सकते हैं,
पूरी बनी बनाई जो है वो CMS मिल जाता है आपको, ठीक है। जबकि ASP.NET के साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि वो सिक्योर होती बहुत ज्यादा। अच्छा, अगर किसी ने जो है वो ASP.NET तक कोड जो है वो ले भी लिया, तो जो यूजर होता है, आप माइक्रोसॉफ्ट को बोल भी सकते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट उस वेबसाइट को फौरन रोक लेता है, क्योंकि वो सिक्योर बहुत होता है, माइक्रोसॉफ्ट से लिंक्ड होता है। जबकि इसके साथ कोई ऐसी जो है वो लिंक होते नहीं है। खैर, इसमें भी लाइसेंस वगैरह होते हैं, वो हम बाद में जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन वो मिनिमम लाइसेंस होते हैं, वो कंप्लीटली लाइसेंस नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छा, इस पे बनता है क्या कि इसमें डायनेमिक वेबसाइट्स बनती है। अच्छा, हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हैं, एक होता है डायनेमिक वेबसाइट्स और एक होता है हमारे पास स्टैटिक वेबसाइट। दोनों में फर्क पता है क्या होता है? डायनेमिक वेबसाइट्स कौन सी होती है, स्टैटिक वेबसाइट कौन सी है, पता है? नहीं। डायनेमिक वेबसाइट्स उन वेबसाइट्स को कहते हैं जिसके अंदर हम यूजर, मतलब जो ऑनर होगा, वो चलती वेबसाइट में चेंजेस कर पाए। जैसे अगर मुझे वेबसाइट फेसबुक के अंदर चेंजेस करनी होगी, फेसबुक मुझे रोकने की जरूरत नहीं है, स्लैश करके मैं एडमिन पैनल पे जाएंगे, वहां पर जो जो चेंजेस करनी होगी उसको मैं अपडेट करवाऊंगा, और वो चेंज जो है वो आपको पब्लिक जितनी भी होंगी उनके पास आ जाएगा। जबकि स्टैटिक वेबसाइट में ऐसा नहीं होता। स्टैटिक वेबसाइट के अंदर आपको चेंज करवाने के लिए दोबारा वेबसाइट को खोलेंगे, दोबारा वेबसाइट को चेंजेस करेंगे, दोबारा वेबसाइट को अपलोड करेंगे, मतलब टाइम बहुत लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है वो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है, समझ आ गया क्या होता है? एक तो डायनेमिक वेबसाइट इस पे बनाते हैं PHP के अंदर। अच्छा, डेटाबेस इंटीग्रेशन होती है, डेटाबेस में जितना भी काम होता है जो MySQL पे हम करेंगे, वो सारा का सारा PHP के थ्रू ही करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि सर्वर साइड पे काम करती है। अच्छा, उसके बाद आता है MySQL। MySQL क्या होता है? MySQL डेटाबेस का नाम है, ठीक है। SQL का सुना होगा आप लोगों ने, SQL सुना है कभी? नहीं। SQL बेसिकली डेटाबेस है। MySQL काम करती है हमारे पास डेस्कटॉप एप्लीकेशन। डेस्कटॉप एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन जो कि आपके पीसी में नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल नहीं करते, उन एप्लीकेशन को कहते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन। अच्छा, एक होती है हमारे पास ऑनलाइन एप्लीकेशन चल रही होती है, जैसे फेसबुक है, ऑनलाइन चल रहा है, डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन हम उसको चला रहे हैं, ठीक है। इस तरह बहुत सारी कंपनीज की वेबसाइट्स होती हैं, आपने जॉब्स की वेबसाइट्स होती हैं, आप क्या कहते हैं, जॉब उनकी वेबसाइट्स पे जाते हैं और करियर पेज पे जाते हैं, एक फॉर्म होता है, आप उसको फिल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली फॉर्म जाता किसके पास है, वो जो है वो ऑनर होता है, उनकी डेटाबेस के अंदर चला जाता है। जो डेटाबेस है ना हमारे पास, वो हमारे में MySQL है। अगर डेस्कटॉप के लिए बात करें तो SQL है। अगर यही काम जो है वो वेबसाइट्स की बात करें तो उसके लिए हम क्या यूज करें, MySQL यूज करें। इसके अलावा भी बहुत सारी जो है वो डेटाबेसेस है, लेकिन मैं प्रोफेशनली की बात करें तो हमारे पास 90% जो है वो MySQL पे हम काम कर रहे हैं, क्योंकि एक जो है वो वास्ट होती है, बहुत बड़ी डेटाबेस होती है हमारे पास। इससे बेटर जो है फिर Oracle होती है, लेकिन Oracle होती इतनी महंगी है तो लोग जो है इसी पे चले जाते हैं। मतलब देखें, अब काम में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन प्राइस में बहुत ज्यादा फर्क है। अच्छा, Oracle के लिए आपके पास जो पीसी होना चाहिए और जो विंडोज होनी चाहिए, वो भी आपके पास ऑथराइज होनी चाहिए, लाइसेंस वाली विंडोज होती है, वरना वो Oracle आपका डाउनलोड और इंस्टॉल भी नहीं होता, ठीक है। ये हो जाता है, इसके लिए किसी वेबसाइट की जरूरत नहीं है, ये अपने, क्योंकि इसके फ्रेमवर्क्स खुद के होते हैं, ऑनलाइन चल रहा होता है, ओपन सोर्स है ये, ठीक है, और इजिली इसको आप डाउनलोड करके यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास Apache। Apache क्या होता है? Apache बेसिकली HTTP क्या होता है? आपने देखा वेबसाइट के आगे www लिखते हैं, उसके आगे लिखा होता है HTTP, ठीक है। तो बेसिकली हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल। आपका जो पूरा पूरा वेबसाइट में, कोई भी वेबसाइट में टाइप करता हूँ नेट पे जाके, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, एक डेमो करते हैं। अच्छा, ये देखें, ये मैंने एक वेबसाइट को ओपन करा है, मैं दोबारा टाइप करता हूँ भाई, daraz.pk, ठीक है। वेबसाइट मैंने क्लिक करा और मैंने कर दिया इसको एंटर। अब एक बात नोट करिए कि इसके आगे लॉक लगा हुआ आ रहा है। लॉक का क्या मतलब होता है? ये एक सिक्योर वेबसाइट है, ठीक है, इसमें कभी भी वायरस वगैरह आपको नहीं मिलेंगे। अच्छा, और होता कैसे है, ये SSL की लेयर होती है। आप जिससे भी डोमेन परचेज करें, GoDaddy से या जिस भी होस्ट एडिएटर से, ठीक है, 000 से, ठीक है, कहीं से भी डोमेन और होस्टिंग परचेज आप कर रहे होते हैं, तो वहां पर आपको वो SSL की लेयर भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके कुछ चार्जेस होते हैं। जैसे कोई गाड़ी ले रहा होता है तो बोलता है भाई कवर भी दे दो यार, साथ में मोबाइल लेता है बोलता है कवर भी दे दो, ग्लास भी लगवा लेता है, है ना, वो मतलब प्रोटेक्शन के ग्लास भी चाहिए। तो इसी तरह आप जिससे भी होस्टिंग ले रहे होते हैं तो उसको थोड़े से पैसे पे करते हैं, वो आपको SSL की लेयर प्रोवाइड करता है। SSL की लेयर जैसी आपके पास आती है,
तो आपकी वेबसाइट के आगे ये आ जाता है, और HTTP के आगे S आ जाता है। ठीक है, S का मतलब क्या है, ये वेबसाइट सिक्योर है। और HTTP क्या है, बेसिकली प्रोटोकॉल्स है। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, आपके डेटा पैकेट्स, आपका जो डेटा एक जगह दूसरी जगह जा रहा है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ daraz.pk, तो मैं यहाँ से क्या भेज रहा हूँ, ब्राउजर के थ्रू रिक्वेस्ट भेज रहे हैं www के पास। अब उनके सर्वर पे ये चेक करेगा भाई पड़ा हुआ या नहीं है पड़ा हुआ। अगर उनके सर्वर पे डराज होगा, ठीक है, इस नाम से वेबसाइट होगी, तो आपको रिस्पॉन्स दे देगा, ये आ गया, रिस्पॉन्ड आ गया उनका। ठीक है, HTTP समझ में आ गया। अब हम जो है अपैची की तरफ आते हैं। अच्छा, अगर मैं अपैची होता कि ये बेसिकली सर्वर होता है। ठीक है, अब सर्वर क्या चीज होती है, भाई मैंने पूरी एक वेबसाइट बना ली, अब मुझे डोमेन होस्टिंग की जरूरत है ना। मैं वेबसाइट बना ली, अब मैं उसका नाम रखता हूँ www.dinesh.com। तो dinesh.com क्या होगा, उसका डोमेन है। ठीक है, और जो होस्टिंग होती है, मतलब मैं जो है वो कितने जीबी का मुझे सर्वर चाहिए। ठीक है, होस्टिंग भी हम पढ़ेंगे, कितने टाइप की होस्टिंग होगी, तो कितने जीबी का मुझे सर्वर चाहिए, ये सारी की सारी चीजें कौन करता है, ये सारी की सारी आपका जो है वो सर्वर देख रहा होता है, जिससे भी आप होस्टिंग ले रहे हो तो उनका सर्वर देख रहा होता है। अच्छा, अपैची क्या होता है, आपका खुद का सर्वर। आपकी ये सर्वर जो होगा वो आपके डिप्लॉयड होता है आपके पीसी में। भाई वेबसाइट बनाने से पहले, तो हम तो पूरा प्रोसेस पे जाएंगे ना, वेबसाइट हम क्या कर रहे होंगे, बना रहे होंगे, तो बनाते टाइम हमें एक सर्वर की जरूरत पड़ती है, जहां पर हम उसको चेक करते हैं सही से चल भी रही है या नहीं चल रही। तो जो चेक का प्रोसेस होता है उसके लिए हमें एक अपैची सर्वर चाहिए होता है। ठीक है, अच्छा, अपैची अगर सर्वर आप नहीं लेंगे तो उसके अलावा आपको 10 चीजें लेनी पड़ती है। अपैची सर्वर के अंदर हर चीज आपको मिल जाएंगी, आपको MySQL भी मिल जाएगा, आपको HTTP सर्वर भी मिल जाता है, आपको उसके अलावा जो जो सर्विसेज चाहिए होती है वो सारी सर्विसेज भी यहाँ पर मौजूद होती है। ठीक है, इसका आप एग्जाम्पल हम ये ले लें कि फॉर एग्जाम्पल भाई मुझे जो है ना वो बिरयानी बनानी है। ठीक है, अब बिरयानी बनाने मसाले कौन कौन चाहिए, भाई मैंने बड़ी इलायची ली, मैंने छोटी इलायची ली, मैंने आलू बुखारे वो ले लिया, ठीक है, मैंने लौंग ले ली, ठीक है, मैंने वो तेज पत्ता जो है वो ले लिया, वो सबको मुझे मिलाना पड़ रहा है, देन उसके बाद मुझे बिरयानी में डालना पड़ रहा है। अच्छा, दूसरी तरीका क्या है, बाजार में गया बिरयानी मसाला ले लिया मैंने, बिरयानी मसाले में आपको हर चीज मिलती है। तो अपैची सर्वर की मिसाल भी यही है, अगर आप ये सर्वर ले लेते हैं तो आपको MySQL वगैरह हर चीज मिल जाती है, सर्विसेज भी आपको मिल जाती है, अलग से आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो जब हम डिप्लॉयमेंट करवा रहे होंगे PHP को, हम इसी के ऊपर करेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है हमारे पास डोमेन एंड होस्टिंग। अभी जैसे हम बता रहे थे, डोमेन क्या होता है, आपकी वेबसाइट का नाम। इसको हम थोड़ा सा डेमो करके देख लेते हैं। मैं यहाँ से GoDaddy पे, सॉरी, GoDaddy, ऐसे तो बहुत सारी है लेकिन मैं जो है वो GoDaddy पे जाता हूँ, ये थोड़ा सिक्योर रहता है। ठीक है, हम यहाँ से डोमेन एंड होस्टिंग परचेज करते हैं। ठीक, अच्छा, डोमेन एंड होस्टिंग परचेज करने की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, भाई देखो, हमें वेबसाइट जो हम बना रहे हैं, वेबसाइट अपने लिए तो नहीं बना रहे, दूसरे इसको विजिट करें, दूसरे इसको देखें, उसके लिए बना रहे हैं। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि मुझे एक सर्वर की जरूरत है जो कि 24 घंटे चलता रहा। ठीक है, मैं अपने सर्वर पे भी इसको डिप्लॉयड करवा देता हूँ, लेकिन मसला ये आएगा, मेरे पीसी तो बंद भी हो जाते हैं, फिर मेरी वेबसाइट भी बंद हो जाएगी, फिर दोबारा पीसी को खोले, दोबारा जो सर्विसेज को ऑन करें, फिर वो चलना शुरू हो जाएगी, तो एक लंबा प्रोसेस है। अच्छा, अगर मुझे पीसी में मसला आ गया तो मेरी जो है वो वेबसाइट भी बंद हो जाएगी, मेरी जो सर्विसेज भी बंद हो जाती है। ठीक है, तो हमें एक ऐसे सर्वर चाहिए जो कि 24 घंटे चल रहा हो, तो उसके लिए हम जो है इनके पास चले जाते हैं, GoDaddy के पास है, 000 के पास है, ये सर्वर एंड होस्टिंग दोनों दे रहे होते हैं। अच्छा, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने GoDaddy को, आपको ऐसा लगता है कि यार GoDaddy के पास जो है वो डोमेन महंगा मिल रहा है, तो डोमेन हमने किसी और से लिया। डोमेन क्या होता है, जैसे मेरा नाम है dinesh.com, ठीक है, सॉरी, मेरा नाम है दिनेश और मैं वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ dinesh.com के नाम से, तो dinesh.com जो है ना, ये बेसिकली आपका जो है वो सर्वर है, सॉरी, आपका डोमेन नेम है। ठीक है, और उसके बाद आती है होस्टिंग। भाई मेरी पूरी वेबसाइट बनी हुई है और वो 4 GB की, 10 GB की, जितनी भी GB की है, भाई मुझे कहीं ना कहीं रखना तो है ना उसको, तो हम सर्वर के पास जाते हैं, इनके पास जाते हैं, इनके सर्वर पे हम अपनी वेबसाइट को डिप्लॉयड करवाएंगे, सेव करवाएंगे। इनके सर्वर मैंने एक दफा जो सेव करवा दी, अब वो मेरी वेबसाइट जो है वो चलती रहेगी हमेशा। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको यहाँ पर रेट भी नजर आ रहे होंगे, फाइंड योर डोमेन, ठीक है। जब आप कोर्स करेंगे तो ये सारी चीजें हम ले भी रहे होंगे, ठीक है। मतलब लेंगे तो नहीं, क्योंकि लेने के लिए फिर आपको जो है वो पैसे देने पड़ते हैं, तो लेकिन हम पहुंच जाएंगे वहां तक। जैसा हम वो होता है ना कि भाई हम किसी गाड़ी लेनी है हमें, तो गाड़ी की हमने पूरी डील वगैरह कर ली है, सारी फीचर्स वगैरह देख लिए, एंड में जब पैसे देने की बारी है हमने बोला भाई कल आते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे, हम सारी चीजें कर लेंगे, पेमेंट पे आगे हम इसको जो है वो रोक लेंगे, ठीक है। तो मुझे एक डोमेन चाहिए, किस नाम से चाहिए भाई? मुझे चाहिए भाई क्या नाम है हमारा, यूएक्सएल। यूएक्सएल पे कोई डोमेन पड़ा हुआ है? यूएक्सएल डॉट, ये डोमेन चाहिए मुझे, फाइंड योर डोमेन। ये देखेगा पड़ा, पहले से तो किसी ने खरीदा हुआ नहीं। ओ ये कह रहा भाई पहले से जो है वो गड़बड़ है इसमें, डोमेन पे नहीं मिलेगा, किसी और नाम से देखते हैं, पहले से लिया हुआ है। अच्छा लोग बताऊं क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इलॉन मस्क, अब इलॉन मस्क ने अभी तक अपनी वेबसाइट बनाई नहीं इलॉन मस्क डॉट कॉम के नाम से, ठीक है। मैंने क्या करा, इलॉन मस्क डॉट कॉम, इलॉन मस्क डॉट इन, इलॉन मस्क डॉट पी के, ये सारे डोमेन ले लिए मैंने। अच्छा एक एक डोमेन मुझे पड़ गया फॉर एग्जाम्पल कोई 4000 का, 2000 का, 4000, 2000, 2500, इस तरह मुझे पड़ गए। अच्छा टोटल मेरा खर्चा हो गया तकरीबन इसमें जो 25-30 हजार रुपये खर्चा हो गया। अच्छा फिर डोमेन मुझे पता ही है इलॉन मस्क जो है वो अपनी वेबसाइट बनाना चाह रहा है, अब वो मेरे पास आएगा क्योंकि वो डोमेन सर्च करेगा, डोमेन ऑलरेडी मौजूद है मार्केट में, और वो मैं उसका जो है वो ओनर हूँ, फिर वो मेरे पास आएगा, वो बोलेगा भाई ये जो डोमेन है आप मुझे जो है वो बेच दें। फिर मैं उसको चाहूँ तो 20 लाख में बेच दूँ, मैं चाहूँ तो उसको 5 लाख में बेचूँ, जितने भी मैं प्राइस दूंगा, अगर उसको नीड होगी, जाहिर सी बात है उसको वेबसाइट तो बनानी है, तो फिर वो मुझे पैसे पे करेगा और मुझसे डोमेन जो है वो ले लेगा, मैं उसको आईडी पासवर्ड प्रोवाइड कर दूंगा, वो चेंज करेगा, फिर वो उसका होगा, ठीक है। लोग ये भी काम भी करते हैं, डोमेन ले लेते हैं। अच्छा मैं कह रहा हूँ भाई यूएक्सएल, यूएक्सएल पे सर्च करते हैं, आई होप मुझे मिल जाए यूएक्सएल पे कुछ ना कुछ। नहीं यूएक्सएल ऑलरेडी है, तो हम कुछ और लेते हैं लंबा सा, क्या नाम लेते हैं हम, एनी क्वेश्चन? डोमेन डॉट पी, हाँ वहां से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। गो डैडी बिल्कुल आप कर सकते हैं, 000 से भी हम कर सकते हैं, एक वेबसाइट है हमारे पास 000, वहां पर भी जाके हम इसको जो है सर्च कर सकते हैं, 000 वेब होस्ट, यहाँ से भी आप चाहें तो डोमेन एंड होस्टिंग ले सकते हैं, ठीक है। ये भी एक वेबसाइट है जो कि डोमेन एंड होस्टिंग प्रोवाइड करती है। अच्छा आजकल ये सिक्योरिटी साइड है, अगर आपकी वेबसाइट को पहले ये सॉरी आपके सर्वर को चेक करते हैं, आपके सर्वर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्लिचेस नहीं है, तो ये वेबसाइट जो है वो ओपन होती है। मैं गो डैडी पे जाता हूँ, ये थोड़ा स्लो काम कर रहा है। मुझे पर्सनली गो डैडी बड़ा पसंद है। अच्छा यहाँ से इसके प्लान्स देख लेते हैं हम, डॉट नेट का इतना है, ठीक है, डॉट इन नेट का इतना है, डॉट शॉप का इतना है, अच्छा आईओ का इतना है, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं और उसके प्लान्स वगैरह देख लेते हैं। ओके गो डैडी पे हमने गए और अपना जो है वो लॉग इन करते हैं। ये गो डैडी के प्लान्स देख लेते हैं, थोड़े हम इस पे टाइम लेगा ये बहुत ज़्यादा। वेब होस्टिंग, सॉरी ये रहा वेब होस्टिंग। डोमेन का मतलब क्या होता है, नेम, और वेब होस्टिंग का मतलब क्या होता है कि आप उनका सर्वर ले रहे हैं,
उनके पास जो सर्वर होगा वो बहुत टीबीज में होता है, वो जियोबाइट में होता है, ठीक है। जियोबाइट तो पता है ना कितना होता है, बहुत ज्यादा, मतलब लाखों टीबी उसमें आ जाए, ठीक है। जीबी के ऊपर फिर टीबी होता है, तो उसमें लाखों टीबीज आ जाए, इतना बड़ा उनका सर्वर होता है। तो हम क्या करते हैं, उनके सर्वर का छोटा सा पार्ट लेते हैं, 10 जीबी ले लिया, तो वो क्या करते हैं 10 जीबी हमारे लिए ऑक्यूपाई कर देते हैं, ठीक है। अगर हम जो 100 जीबी लेना चाह रहे हैं, हमारी वेबसाइट बहुत बड़ी है, हमें जो है 100 जीबी की जरूरत होगी, मैं कह रहा हूँ भाई मेरी वेबसाइट है उसमें वीडियोस बहुत ज्यादा है, यूट्यूब की चैनल की तरह एक वेबसाइट है, और मैं रोज के रोज उसमें वीडियोस बहुत लगाते हैं, तो वो टीवीज में उसका जो है डेटा चला जाता है। तो फिर उसके लिए हम क्या लेंगे, फिर उसके लिए टीवीज पे लेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा सर्वर, ठीक है। यहाँ पर आपको ये देखिए, ये प्लान्स मिल रहे हैं आपको, इकोनॉमिक प्लान्स, जिसमें आपको जो वेबसाइट हम रख सकते हैं, 25 जीबी आपको डेटाबेस दे रहा है, स्टोरेज दे रहा है, 10 जो है वो डेटाबेस इसमें रख सकते हैं, मतलब 10 जो है वो वेबसाइट, आप एक वेबसाइट के साथ 10 जो है वो डेटाबेस रख सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा आपको वर्डप्रेस भी दे रहा है, ठीक है, एक फ्री वर्डप्रेस दे रहा है, ईमेल की सहूलत भी दे रहा है, ईमेल के साथ भी आप लिंक दे सकते हैं इसमें। अच्छा, डोमेन फ्री दे रहा है, उसकी वैल्यू बहुत छोटी सी ले रहा है। अच्छा, SSL भी जो है ये फ्री में दे रहा है ये आपसे, और ये जो है वो साल का चार्ज सिर्फ कर रहा है 13,000 का, या ये फ्री तो नहीं हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो दूसरा प्लान है वो मंथली इतना है, ठीक है। ईयरली आप देख लीजिएगा, ईयरली जो है वो सेविंग, अगर आप पूरे इस साल का एक दफा पे करते हैं तो 61% आपको जो है वो ये सेविंग प्लान दे रहा होता है। अच्छा, बैंडविड्थ जो है वो, इस मीटर का मतलब क्या होता है, अनमीटर बैंडविड्थ, मतलब बैंडविड्थ जो है वो कम और ज्यादा ऑटोमेटिकली होती रहेगी, कोई आपको इश्यू नहीं है बैंडविड्थ का। बैंडविड्थ का मतलब तो पता है ना क्या होता है, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल हमें 10,000 जो है लोगों की बैंडविड्थ लिए, तो जैसी जो है वो 10-12 हज़ार और 30,000 होंगे लोग, तो बैंडविड्थ टूटना लगती है। मतलब आपने देखा होगा एग्जाम्स के दिनों में बच्चे जो वेबसाइट को सर्च करते हैं जिसपे रिजल्ट आता है, वो बार बार रिफ्रेश करेंगे तो एक ही दफा आती है, मतलब 15-20 दफा आप उस वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं, फिर एक मरतबा रिजल्ट बताता है, वरना वो वेबसाइट आती है और चली जाती है, वेबसाइट आती है बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बैंडविड्थ पे जोर आता है, बैंडविड्थ टूट रही होती है, ठीक है। तो जैसे ही वो फॉर एग्जाम्पल 10,000 लोगों का, तो 10,000 में से जैसे ही बंदा फारिग होगा, 10,000 में से एक कम हुआ, और फिर आपकी जो है वेबसाइट आपको ओपन करवा के उसने दे दी। अच्छा, इसी तरह दूसरा अगर 10,000 का है और आपने जो है वो आपने एक रिजल्ट देख के हट गए, तो दूसरा बंदा जो उसको रिफ्रेश करा होगा उसका लग गया, उसके बाद वेबसाइट जो है वो ओपन हो गई। तो ये बैंडविड्थ इसमें जो है अनलिमिटेड है, ठीक है, इस प्लान में। उसके बाद दूसरा प्लान है हमारे पास जो कि 1100 वाला, उसके अंदर जो है वो ये सारे प्लान हैं, ठीक है। तो ये शेयरिंग, हमें होस्टिंग अलग है और जो डोमेन अलग है। डोमेन का मतलब है नाम, और होस्टिंग का मतलब क्या होता है, आप शेयर करते हैं उनके सर्वर को, ठीक है, जिसके लिए आप पैसे दे रहे होते हैं। अच्छा, दोबारा हम इस पे आते हैं। अच्छा, आप इसको अगर गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ चीजें नजर आएंगी। डेफिनेशन ऑफ डोमेन एक एड्रेस यूनिक नेम होता है जो कि आप इंटरनेट पे परचेज करते हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या होती है, आपने इस नंबर को जानते हैं 192.168.1.0, ये क्या है, आईपी एड्रेस है, ठीक है। अच्छा, आईपी एड्रेस हमेशा ऑक्टा में लिखा हुआ होता है। अगर हम क्लोन वेबसाइट भी बना सकते हैं, फेसबुक की तरह हमने एक क्लोन वेबसाइट बनाई, और फेसबुक के आगे हमने जो है वो बुक के आगे डबल ओ होता है, हमने, क्योंकि बुक हम नहीं कर सकते, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो हमने क्या करा, बुक के आगे डबल ओ की जगह एक ओ कर दिया, और हम उसको लिंक भेजना अपने दोस्तों को। अच्छा, हमने दोस्तों को लिंक भेजा और दोस्तों ने उसको जैसे लॉग इन करा, तो उनका डेटा सारा का सारा मेरे पास जो है वो आ गया। तो ये चीज क्या इसको बोलेंगे हम, ये क्लोन वेबसाइट्स होगी, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, उस वाले का आईपी एड्रेस, जो फेसबुक का ओरिजिनल आईपी एड्रेस है और जो हमारे पास है, दोनों में फर्क है, ठीक है। दोनों के आईपी एड्रेस में फर्क होगा। आईपी एड्रेस देखो, एक होता है हमारे पास नेम, फॉर एग्जाम्पल दिनेश नेम है, लेकिन अगर मैं गवर्नमेंट के महकमों में जो है वो क्या मांगते हैं, नेम से तो मुझे नहीं जानते, मुझे किससे जानते हैं, एनआईसी से। तो इसी तरह जो सर्वर पे काम करता है www पे, और जो जिससे हमने होस्टिंग ली है, वो हमें वेबसाइट के नेम से नहीं जान रहा होता है, वो हमारे पास जो आईपी एड्रेस ने प्रोवाइड करा होता है उस एड्रेस से जो है वो जानता है, ठीक है, ये नोट करिएगा। अच्छा, उसके बाद जो है वो www लेते हैं, या जो भी हम www होता है, .in होता है, .pk होता है, ये सारे जो है वो डोमेन ले सकते हैं। .com एक टाइम में बहुत ज्यादा महंगा था, अब तो बहुत सस्ते उसके रेट हो गए। अच्छा, उसके बाद ये हमेशा अलग होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन हम करवाते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक आप नोट करिएगा चीज, आपकी चीज नजर आ रही है, शुरू में जो आपको नजर आता है HTTPS, ये आपका प्रोटोकॉल कहलाता है, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद ये सब डोमेन करियर, उसके बाद स्लैश करके सेमरश। तो ये सेमरश जो है वो सेकेंड लेवल की लेयर्स होती है जो कि काम करती है डोमेन के साथ, ठीक है। फिर ये हमारा डॉट कॉम, ये हमारा टॉप लेवल डोमेन है, ठीक है। उसके बाद ये पेज का पाथ, किस पेज पे हम जाएंगे, स्लैश करके नहीं। जैसे अगर मुझे HBL के जो है वो जाना है करियर पेज में, तो hbl.com करके स्लैश करके हम जो है वो करियर पेज में स्लैश करके करियर लिखते हैं, तो उनके डायरेक्टली हम करियर पेज में चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, होस्टिंग क्या होती है? होस्टिंग बेसिकली जो है वो सर्वर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल GoDaddy का सर्वर है, ठीक है। GoDaddy के सर्वर पे आपने अपनी वेबसाइट को जो है वो होस्ट करवा दिया। अब ये सारे बंदे जो है आपकी वेबसाइट को जो है वो सर्च कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक काम आती है हमारे पास रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव क्या चीज है? रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है, देखो अगर मैं वेबसाइट बनाई है, ठीक है, उसका व्यू जो है मोबाइल पे किस तरह नजर आना चाहिए, डेस्कटॉप पे किस तरह नजर आना चाहिए, टैबलेट पे किस तरह नजर आना चाहिए, ये हम करते हैं रिस्पॉन्सिव से। रिस्पॉन्सिव अगर बोलते हैं ना रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, तो अगर मैंने एक वेबसाइट मैंने ओपन करी GoDaddy, तो GoDaddy जो है वो पीसी में अलग नजर आ रही है, ठीक है। अच्छा, वही चीज अगर मैं ओपन करता हूँ मोबाइल में, तो मोबाइल में वो एकदम अलग तरीके से नजर आ रही है। मतलब कोई भी चीज उसमें स्किप नहीं होनी चाहिए, सारे के सारे पार्ट नजर आए। हो सकता है वो पार्ट्स को क्या करें, छोटा करके वो कोई ड्रॉप डाउन बना दे, ड्रॉप डाउन के अंदर सारे पार्ट्स नजर आए। आपने देखा ना फेसबुक के अंदर अगर मैं पीसी में ऑन नहीं करता और मैं मोबाइल में ऑन करता हूँ, तो जो 3 पार्ट्स में फेसबुक डिवाइड होती है, वो तीनों पार्ट अलग अलग नजर आ रहे होते हैं ड्रॉप डाउन करने पे। तो यही चीज हमारा रिस्पॉन्सिव होती है कि एक वेबसाइट टैबलेट पे किस तरह नजर आए, एक वेबसाइट मोबाइल पे किस तरह नजर आए, डेस्कटॉप पे किस तरह नजर आए, डेस्कटॉप का भी 12 इंच की स्क्रीन है उस पर किस तरह नजर आए, अगर डेस्कटॉप की स्क्रीन 24 इंच की है उस पर किस तरह, 50 इंच की स्क्रीन है तो उस पर जो वेबसाइट हमारी किस तरह नजर आनी चाहिए। तो ये हम करते हैं रिस्पॉन्सिव से। ये भी हम जो है इंशाल्लाह CSS में ये करेंगे, ठीक है। अच्छा, रिस्पॉन्सिव क्या होता है? मोबाइल फीचर आपको पता है कि मेन चीज हमारा आजकल जितने भी 90% जो यूजर्स होते हैं वो सारे मोबाइल यूजर हैं। कोई वेबसाइट जो है, बहुत कम ऐसा होता है कि आपके पास, मैंने आपको बताया यार वेबसाइट चेक करो, तो कंप्यूटर तो घर पे है, तो अब क्या है आपके पास मोबाइल है, मोबाइल पे आप जाके क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे, ठीक है। फौरन गए आप मोबाइल पे जाके उसने चेक करा और आप जो है वो उसको जो है रिस्पॉन्ड आप उसको दे रहे होते हैं। तो 90% जो हमारे पास जो यूजर होता है वो मोबाइल पे होता है, ठीक है। तो मोबाइल की स्क्रीन के हिसाब से हम वेबसाइट को क्या करेंगे, चेंज कर दें, ठीक। अब देखिए पहले हमारे पास जो यूजर था वो सारा का सारा कहाँ पर था, डेस्कटॉप यूजर था। मोबाइल तो उस टाइम पे तो आए भी नहीं थे। जैसे ही हमारे पास स्मार्टफोन का जमाना आया, तो वेबसाइट्स भी सारी की सारी डाइवर्ट होना शुरू हो गई मोबाइल पे। आपके दराज वगैरह और इस तरह की वेबसाइट्स भी जो है वो डाइवर्ट हो गई हमारे पास मोबाइल पे, ठीक है। बहुत दराज वगैरह भी लोग मोबाइल पे ही देखते हैं। बहुत सारी वेबसाइट, मतलब मैं बोलता हूँ कि 90% वेबसाइट जो है वो मतलब रेशियो इससे भी ज्यादा है, लेकिन मैं कहता हूँ 90% वेबसाइट जो है वो कहाँ इस्तेमाल होती है हमारे पास, मोबाइल पे। इवन कि हमारे पास जो कंप्यूटर भी है, तो कंप्यूटर पे भी 90% लोग किस लिए जाते हैं, नेट चलाने के लिए। अगर नेट नहीं होगा तो कंप्यूटर को, लैपटॉप को हाथ भी नहीं लगाए, है ना। मतलब 5 से 6% जो है वो सिर्फ काम कर रहे होंगे, मतलब वर्ड वगैरह काम भी, उसके लिए भी नेट चाहिए होता है। बहुत सारी चीज ऐसी होती है नेट से कॉपी पेस्ट हमें करनी पड़ती है, ठीक है। रिस्पॉन्सिव का मतलब समझ में आ गया कि वेबसाइट जो है वो, अच्छा ये हम करते हैं किस तरह से, इसके लिए हमारे पास HTTP, ठीक है, HTML, इसका सपोर्ट। जो मेन जो करता है ना रिस्पॉन्सिव का काम, वो करता है आपका CSS, ठीक है। ऐसे तो हमारे बहुत सारे फ्रेमवर्क्स आ चुके हैं, लेकिन जो मेन ये काम करता है वो करता है हमारे पास CSS। CSS बेसिकली जो है वो रिस्पॉन्सिव बना के देता है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं। ये आप देखिए ना, एक ही वेबसाइट है, वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग व्यू करवा दी, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास ये प्रोसेस किस तरह होता है। इसके लिए हमारे पास जो है वो CSS बेसिकली इस्तेमाल होता है। वैसे PHP वगैरह बहुत सारी चीजें हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो मेन फोकस होता है वो CSS पे हम करते हैं, ठीक है। CSS लैंग्वेज पे हम काम करते हैं। अच्छा, एडवांटेजेस क्या होते हैं आपकी, यूएक्स वाला इसको बता रहा होता है इसको किस तरह जो है वो लेकर चलना है। एनालिटिकल, एनालिटिकल का मतलब होता है इसको देख रहा होता है इसमें ट्रैफिक कितना आएगा,
कितने लोग उसको देखेंगे, कितने लोग के आने के बाद ये एक्सपीरियंस किस तरह दे रहा होगा, हैंग तो नहीं होगा, ये सारा का सारा काम जो है वो यूएक्स वाला कर रहा होता है। ठीक है, शेयरिंग लिंक्स वगैरह, एसईओ करवाना, ये सारा का सारा रिस्पॉन्सिव पे हम देख रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद टाइम सेव होता है। ठीक है, बेटर परफॉर्मेंस होती है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेबसाइट है, रिस्पॉन्सिव नहीं है, किसी ने वेबसाइट बनाई है डेस्कटॉप के हिसाब से, और मेरी जो पीसी सॉरी कंप्यूटर मोबाइल में भी अगर मैं इसको खोलता हूँ वो डेस्कटॉप वाला व्यू दिखा रही है, तो मुझे कितना प्रॉब्लम आएगा। मतलब मुझे बार बार जो स्क्रॉल करना पड़ेगा, मुझे यहाँ जाना पड़ेगा, मुझे थम्स अप यहाँ पर जाना है, यहाँ क्लिक करना है, तो दोबारा मैं थम अपना लेकर के मुझे यहाँ पर क्लिक करना पड़ रहा है ना, क्योंकि बड़ा व्यू है छोटे में आ गया, तो बार बार मुझे जो है वो आगे पीछे होना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, टाइम कंज्यूमिंग है बहुत ज्यादा। तो हम क्या करते हैं, हम टाइम बचाने के लिए हम जो है वो बेसिकली इसको जो मकसद होता है वो टाइम बचाना, व्यू को अच्छा दिखाना होता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिव का तीसरा मकसद ये होता है ब्यूटीनेस को लेकर आना। ठीक है, अच्छा वर्डप्रेस, वर्डप्रेस तो सबको पता है, नाम तो सुना होगा सबने। वर्डप्रेस होता क्या है? हम्म, सही। बेसिकली वर्डप्रेस जो है ना, वो आपका बनी बनाई जो एक वेबसाइट होती है, कस्टमाइज हम इसको आराम से अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अब तो हमारे बहुत बड़ी बड़ी जो वेबसाइट है, कंपनीज है, वो वर्डप्रेस पे आती जा रही है। इसको कस्टमाइज करना बहुत ईजी है। ठीक है, आपके 1 से 2 क्लास में हम इसको कस्टमाइज करना देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा इसके साथ आपको जो है वो क्यों हम इस्तेमाल करते हैं, आपको जो है वो सीएमएस पूरा मिल जाता है। अलग से हमें सीएमएस बना के इसके साथ अटैच करने की कोई जरूरत नहीं होती, आपको पूरे कंप्लीट सीएमएस इसमें मिल जाते हैं। मतलब आपको डेटाबेस अगर हम बनानी होती है तो डेटाबेस बनाओ, फिर उसके साथ उसको लिंक करवाओ, एक एक चीज को लिंक करवाना बहुत लेंदी काम होता है। फ्रंट एंड डेवलपर अलग मगजमारी कर रहा होता है और बैक एंड वाला अलग डेवलपर इसको मगजमारी कर रहा होता है। यही काम हम वर्डप्रेस पे बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा देखो, पूरा का पूरा ये फ्रेमवर्क दे देता है हमें। जस्ट हम आते हैं, इसको थोड़ा सा कस्टमाइज करते हैं। खैर ये सीखना पड़ता है कस्टमाइज किस तरह करते हैं, लेकिन कस्टमाइज करके आप अपनी इजीली वेबसाइट आप बना सकते हैं। ब्लॉगर वेबसाइट आप इसमें इजीली बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा पर्पज इसका क्या था, इजी क्रिएशन टू कंटेंट मैनेजमेंट। ठीक है, अपना जो मुझे ऐसा देना है कि रोज के रोज कंटेंट मुझे देना पड़ रहा है वेबसाइट के अंदर अपनी, तो उसके लिए वर्डप्रेस बेस्ट है। ठीक है, अच्छा वर्डप्रेस जो है वो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, और ये क्रिएटेड अ टूल पब्लिश ब्लॉग्स बट इन्वॉल्व इन द सपोर्ट पब्लिशिंग अदर वेब कंटेंट। बेसिकली जो उसको बनाया गया था ना, वो ब्लॉग्स के लिए बनाया था, ब्लॉग्स के लिए। ब्लॉग और ब्लॉग में फर्क है। ब्लॉग क्या होता है, पहले जो है वो रिसर्चर होते थे, वो अपनी रिसर्च वगैरह जो है लिखते थे और उसको ब्लॉग्स बनाते थे। तो ब्लॉग्स लोग उसके पढ़ते थे, वो काम की बातें होती थी वो पढ़ते थे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अब इलॉन मस्क ने जो है ट्वीट करता है ना, इलॉन मस्क ने ट्वीट करा, हमने सब पढ़ते हैं उसको। ठीक है, अच्छा उसी तरह किसी और ने जो है ट्वीट करा, हम उसको भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा शाहरुख खान ने ट्वीट करा, हम इसको भी पढ़ रहे हैं। तो उस टाइम पे पहले ब्लॉग्स हुआ करते थे, ब्लॉग्स में बहुत काम है अभी भी, अगर हम इसकी पावर का नहीं पता, लेकिन ब्लॉग्स पे अभी भी बहुत काम होता है। ठीक है, तो एक ब्लॉग वेबसाइट हमें बना के देता है, लेकिन ब्लॉग्स वेबसाइट में जस्ट ये नहीं कि आपका टेक्स्ट बेस्ड, आप इसमें मूवीज वगैरह सब चीजें इसमें लगा सकते हैं बहुत इजी तरीके से, और बहुत इफिशिएंटली जो है वो लगा के दिखाई है, बहुत पावरफुल है ये। ठीक है, अच्छा की फीचर्स क्या है, यूजर फ्रेंडली है, बहुत इजी तरीके से आप इसको सीख जाएंगे। जिस तरह आपकी जो विंडोज है माइक्रोसॉफ्ट की, वो यूजर फ्रेंडली है। आप 1-2 मरतबा आपने देखा बचपन में आपको किसी ने चलाना सिखाया और आप चला रहे हैं इसको अभी तक। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या, इसमें थीम्स आपको बनी बनी मिल जाती है, अलग से हमें कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। इसकी खुद की वेबसाइट में जाते हैं, हम थीम्स को सर्च करते हैं और थीम जो है वो हम लगा सकते हैं। ठीक है, अलग से हमें कुछ भी नहीं लेना। प्लगइन्स आपको बहुत सारे इसमें मिल जाते हैं, बनी बनाई प्लगइन्स। प्लगइन्स क्या होते हैं, एड ऑन्स। जैसे अगर मुझे अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना है, ये बड़ा एक है, एसईओ कहलाता है ये, तो उसके लिए मुझे कहीं अलग से एसईओ करवाने की जरूरत नहीं, इसके अंदर खुद का एक प्लगइन मौजूद है। हम अपनी वेबसाइट को, अपने ब्लॉग को रैंक भी करवा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसमें एक वेबसाइट बनाई शॉप मोबाइल के नाम से, या मैं उसका नाम देता हूँ यू एक्सएल मोबाइल्स या यू एक्सएल कंप्यूटर्स के नाम से। ठीक है, तो यू एक्सएल कंप्यूटर के नाम से मैंने एक बनाया, और उसके अंदर फिर जाके हम रैंक भी करवा सकते हैं। रैंक का मतलब ये होता है, अगर कोई सर्च करे बेस्ट कंप्यूटर इन कराची, तो मेरे पास आ भी जाए, बेस्ट कंप्यूटर कराची को सर्च करें ना, तो फौरन जो है मेरी जो वेबसाइट होगी वो मुझे जो है वो लोगों के पास सर्च हो जाए। तो ये कहलाता है रैंक, कहलाता है। तो रैंक करवाना अपनी वेबसाइट को, और ये कहलाता क्या है, एसईओ कहलाता है। ठीक है, एसईओ का मतलब क्या होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद हमारे बेनिफिट इसमें क्या है, क्विक सेटअप है, बहुत इजी सेटअप हो जाता है। अच्छा, कस्टमाइजेशन इसमें बहुत इजी होती है, एसईओ इसमें चलाना बहुत इजी होता है, ठीक है, बहुत अच्छा होता है। अच्छा, उसके बाद इसके प्लगइन्स की बात करें, की पॉइंट फॉर प्लगइन्स, ये थोड़ा सा आगे पीछे आई थिंक हो गई स्लाइड्स। प्लगइन्स क्या है, इसमें जो प्लगइन्स है वो इजी टू इंस्टॉल है, मतलब जो प्लगइन्स होते हैं बहुत इजी से इंस्टॉल हो जाते हैं। अलग से हमें ऐसा नहीं कि अगर दूसरी अगर वेबसाइट्स की बात करें तो आपको पूरी लंबी लिस्ट होती है, वहां पर जाके आपको प्लग इंस्टॉल करवाना पड़ता है। अच्छा, ज्यादातर ऐसा होता है वो प्लग लगता नहीं है, मैच नहीं हो रहा होता, लेकिन क्योंकि प्लगइन्स भी इन्हीं की कंपनी ने बना के दिया, वर्डप्रेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं, तो प्लगइन्स में कभी भी मसला नहीं आता, ठीक है, ये फौरन अटैच हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है, कोड को भी हम इसमें चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कोडिंग आती है हल्की, HTML की कोडिंग आती है, अगर आपको जावास्क्रिप्ट आता है तो आप इसमें कस्टमाइज करके कोड भी चेंज कर सकते हैं। आप कुछ और अपनी तरफ से ऐड ऑन करना चाह रहे हैं तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास है पॉपुलर प्लगइन्स है, इसके अंदर एसईओ के खुद का प्लगइन है, ठीक है, जो एसईओ करके देता है, जो कि योस्ट एसीओ के नाम से मौजूद है। अच्छा, सिक्योरिटी के लिए खुद से एक प्लगइन मौजूद है, ठीक है, जो कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है आपकी वेबसाइट को। जस्ट हम जाते हैं, प्लग्स हम करते हैं और उसको ऑन करते रहते हैं, ठीक है। वो एक हम इसकी एग्जांपल हम ये ले लेते हैं कि भाई हमने पूरा कमरा खाली था, हमें गर्मी लग रही है, हमने एसी लगवा लिया, ठीक है। अच्छा, हम कह रहे हैं भाई एसी की हवा जो है कंप्लीटली नहीं फैलनी, हमने एक पंखा भी लगवा दिया, तो हम क्या कर रहे हैं, प्लगइन्स ऑन करते जा रहे हैं, काम के हिसाब से प्लगइन्स लेते जा रहे हैं। प्लगइन इसमें भी इसी तरह का कॉन्सेप्ट है, अपने काम के हिसाब से हम इसमें जो जो हमें काम पड़ता जा रहा है, जैसे मुझे अपनी वेबसाइट को एसीओ करवाना है तो मुझे एसीओ के रैंक प्लगइन लेना पड़ता है, तो वो एसीओ करवा के दे देगा, ठीक है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी का कुछ इशू है, मैं मेरी वेबसाइट कुछ इस तरह की लोग उसको पब्लिकली जो है वो उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो उसके लिए मेरे पास जो है वो सिक्योरिटी प्लगइन मौजूद है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे प्लगइन्स भी मौजूद हैं। अच्छा, कॉन्टैक्ट फॉर्म का प्लगइन मौजूद है, पूरा पूरा फॉर्म आ जाता है, कस्टमाइज आप फॉर्म कर सकते हैं, आपकी यूजर के पास वो फॉर्म आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप कोर्सेज वगैरह करवाते हैं और आपकी पूरी वेबसाइट है कोर्सेज पे, ठीक है, आप यूजर ने आपने आपने लिंक भेजा और कोई यूजर ने उस वेबसाइट को खोला, उसके अंदर किसी को वो कोर्स करना था, तो कोर्स जैसे उसने क्लिक करा फॉर्म आ गया, फॉर्म को उसने फिल कर दिया, भाई नेम, फादर नेम, उसका जीमेल अकाउंट, उसका एड्रेस, उसके जो है वो क्वालिफिकेशन, ठीक है, उसकी जो है वो फादर की क्वालिफिकेशन, आप तो खैर मांगते हैं फादर की क्वालिफिकेशन कितनी, उसके बाद हमने इसको सबमिट करवा दिया। तो ये वाला फॉर्म जो है ना कस्टमाइज इसको करना, ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है। उसकी कोई वेबसाइट है, वेबसाइट का ऑप्शन नहीं, हम उसमें लगा भी सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस के लिए भी हमारे पास प्लगइन इसमें मौजूद है कि जो आपकी परफॉर्मेंस को, उसको एल्गोरिथम्स को चेंज करके आपके कोड को कस्टमाइज करके, कोड को छोटा करके आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ा देगा। भाई सिंपल है, आपका कोई भी जो क्या कहते हैं वेबसाइट होगी या कोई भी ऐप है, वो टाइम क्यों लेता है, मतलब एक एक ऐप है वो जल्दी खुल जाता है और एक ऐप है वो थोड़ा सा लेट खुलता है, टाइम क्यों लेता है, उसकी कोडिंग की वजह से। अगर मैं आपको बोलूं भाई आप जो है वो 30 किलो के आटे का तेल है वो उठा के आप अंदर तक लेकर आए, ठीक है, तो आपकी स्पीड थोड़ी सी सही रहेगी, ठीक है, 10 किलो जल्दी आ जाएंगे। मैं बोलूंगा 30 किलो थोड़ा सा और लेट आएंगे, मैं बोलूंगा 50 किलो आप घसीट घसीट के ला रहे होंगे। इसी तरह कोड का वेट भी बढ़ जाता है, जब कोडिंग आप उसमें ज्यादा कर देते हैं, फंक्शंस आप उसमें ज्यादा लगा देते हैं, तो उसको ओपन होने में भी टाइम लग जाता है, ठीक है, उस वेबसाइट को। तो ये उसको कस्टमाइज करके उसकी एल्गोरिथम को चेंज करके उसको तेज फास्टर भी बना सकता है, ये प्लगइन इसमें मौजूद है इसमें। अच्छा, उसके बाद इसमें जो है वो बैकएंड के लिए भी ई कॉमर्स वेबसाइट भी आप इसमें बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम जो है वो कुछ पॉपुलर प्लगइन्स है उस पर भी हम जाके काम करते हैं। अच्छा, उसके बाद एंड में आते हैं हमारे पास सेकंड लास्ट में हमारे पास वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अच्छा, ये प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट का मतलब पता है, प्रोजेक्ट मैं आपको दूंगा अभी, जब आप वेबसाइट बनाना देख लेंगे, सीख लेंगे, तो मैं आपको एक प्रोजेक्ट बनाने को दूंगा। जैसे ई कॉमर्स प्रोजेक्ट दे दिया, भाई डराज वेबसाइट है उसकी तरह वेबसाइट बना के दे दें। अच्छा, मैं कह रहा हूँ भाई मुझे जो है ना डराज नहीं, मुझे जो है वो क्या कहते हैं बैंक लबीब की है उस तरह की मुझे वेबसाइट एक बना के बताते हैं। मुझे जो है वो ब्यूटी के प्रोडक्ट है उसके बना के दिखाते हैं। मैं चाह रहा भाई मुझे जो है वो एक लैपटॉप है, आप लैपटॉप सेलिंग एक कंपनी आपकी लैपटॉप सेल करती है, उसके हिसाब से मुझे बना के बता दें उसमें क्या क्या चीजें लगेंगी, ये भी हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, वेब प्रोजेक्ट हम रेफर करते हैं टेकिंग द इन्वॉल्व द डेवलपमेंट, क्रिएशन
इम्प्रूवमेंट ऑफ द वेब एंड एप्लीकेशन, ठीक है। ये हम बनाते हैं इस वजह से कि आपकी ये सारी स्किल जो है वो अच्छे से हो जाए। अच्छा, लेकिन वेबसाइट हम बनाते हैं या वेब प्रोजेक्ट हम बनाते हैं या ऐप हम बनाते हैं तो डायरेक्टली हम ऐसे ही नहीं बना लेते हैं, इसके कुछ फेजेस होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो फेज होता है हमारे पास होता है रिसर्च एंड एनालाइज, ठीक है। इस पे जो है वो रिसर्च की जाती है, भाई बनाना क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है यूजर सेंट्रिक, कि ये बनाने के बाद यूजर को कितना फायदा पहुंचाएगा ये। अच्छा, उसके बाद ऐप डेवलपमेंट हम करते हैं, उसके बाद हम जो है वो डेवलपर का काम उसको देखना। अच्छा, उसके बाद हम उसको टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम डिप्लॉय करवाते हैं, उसके बाद हम इस पर डेटाबेस चेक करते हैं और उसके बाद हम मेंटेनेंस आता है, ठीक है। ये पूरा उसका प्रोसेस है, ये रहा। इसको देखेंगे तब भी समझ में आ जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ओके, अच्छा यहाँ पर आप देखिएगा एनालिसिस में आप देखिए कि प्रोडक्ट ओनर है, ठीक है। अच्छा, प्रोजेक्ट मैनेजर है, भाई प्रोडक्ट ओनर होगा जिसको बनवाना होगा, और जो है वो प्रोडक्ट मैनेजर जो कंपनी को संभाल रहा है, जो कि वेबसाइट हमारी कंपनी वेबसाइट बना रही है उसको संभालना है, पहले उनके दरमियान में डिस्कस होती है, ठीक है। इसमें सीईओ भी शामिल होता है और उसमें बिजनेस एनालाइज करने वाला भी शामिल होता है, ठीक है। अब ये हमने सारी चीजें बता दी भाई, डिस्कस हो गई सारी, हमने पूरा एनालाइज कर दिया कि अब बनाना क्या है हमें। उसके बाद हम डिजाइनिंग पे आते हैं। डिजाइनिंग पे रोल हमारे पास सिस्टम आर्किटेक्ट, जो कि आपके पास कोडिंग वगैरह कर रहा होता है, ठीक है। और इसके अलावा यूआई यूएक्स, जो कि इंटरफेस को देख रहा होता है और उसके ब्यूटीनेस को देख रहा होता है, दिखेगा किस तरह, ठीक है। यूजर इंटरफेस इसमें किस तरह का होगा। अच्छा, उसके बाद हम डिप्लॉयमेंट की बात आती है, फ्रंट एंड डेवलपर और बैक एंड डेवलपर। इसके डेटाबेस को देखना वो बैक एंड वाले का काम है, और इसको दिख रहा है किस तरह से वो हमारे पास काम है फ्रंट एंड वाले का, जो कि एचटीएमएल पे, जावास्क्रिप्ट पे और सीएसएस पे काम करेगा, और बैक एंड वाला किस पे काम करेगा, पीएचपी माईएसक्यूएल पे काम करेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद टेस्ट हम करते हैं। टेस्ट के लिए जो क्यूएनए इंश्योरेंस, और ये अलग से आपके पास पता है क्वालिटी इंश्योरेंस की जॉब होती है, ये कंपनीज में होते हैं कि आप सॉफ्टवेयर बनने के बाद उसको टेस्ट करते हैं कि यार इसमें क्या क्या कमी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये मोबाइल दिया, ठीक है। अगर आप मोबाइल में बहुत एक्सपर्ट है, ठीक है, आपकी खुद की कंपनी है, आप उसको देख के बताइए यार इसका वेट है ना थोड़ा सा ज्यादा, या जो स्क्रीन है ना वो थोड़ी सी यहाँ पर देखो प्रॉब्लम आ रही है, इसको देखे आप इसकी हैंग कर रहा है इसको चलाते वक्त। तो ये किसका काम है, ये क्वालिटी इंश्योरेंस का काम है। यूआई वाले ने इसको देख लिया, उसके बाद क्वालिटी इंश्योरेंस पे काम होता है कि वो उसको देखता है कितना जो है वो होना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं मेंटेनेंस पे, ठीक है। मेंटेनेंस भाई अब सब चीजें हो गई, डिप्लॉयड भी हो गई। डिप्लॉयमेंट के बाद अब आती है बात मेंटेनेंस पे, फिर हम जो है वो मंथली बंधवा लेते हैं या सालाना हम जो है वो उससे ले लेते हैं, एनुअल ले लेते हैं, मतलब पूरा साल का जो है वो हमें 1 लाख रुपए देते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी मेंटेनेंस के आगे उसको चेक करते रहेंगे। तो बनने के बाद भी हमें पैसा आता ही रहता है, ऐसा नहीं कि हमने एकदम सॉफ्टवेयर बना के उसको दे दिया, बाद भी हमें पैसा आता रहता है मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। अच्छा, यूआई यूएक्स, ये लास्ट हमारे पास टॉपिक है यूआई यूएक्स का। यूआई यूएक्स वाला क्या करता है, यूआई का मतलब क्या होता है, यूजर इंटरफेस, और यूएक्स का मतलब क्या होता है, यूजर एक्सपीरियंस, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों में हम फर्क भी देख सकते हैं, दोनों डिजाइनिंग पे, लेकिन यूआई वाला किस पे काम होता है उसको देखेंगे किस तरह, उस पे कलर्स आप किस तरह इस्तेमाल करेंगे। कलर का भी बड़ा कॉम्पैक्ट होता है, अगर आपने येलो के साथ ऑरेंज ले लिया तो अजीब सा दिखेगा, येलो के ऊपर आपने व्हाइट दे दिया तो वो नजर भी समटाइम नहीं आ रहा होता। तो कलर का बड़ा कॉम्बिनेशन पे ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग किस तरह होनी चाहिए वेबसाइट के ऊपर वो हमें देखना पड़ता है, लेआउट देखना पड़ता है, टोपोलॉजी मतलब आपने जो टेक्स्ट दे रहे हैं भाई टेक्स्ट कोई ऐसा अजीब सा तो नहीं है पढ़ने में ही नहीं आ रहा, अगले को गौर गौर से पढ़ना पड़ रहा है। टेक्स्ट के फाउंड आपके ऐसे आप लेंगे, एरियल लें या कैलकुलेट ले लें जो साफ साफ नजर आए, ठीक है। उसके बाद हम यूएक्स वाले की बात करते हैं, तो यूएक्स वाला बेसिकली बता रहा होता है एक्सपीरियंस, कि अगर बंदा कोई वेबसाइट पे आपकी आएगा तो वो किस तरह एक्सपीरियंस करेगा। तो ये कौन बता रहा होता है, ये आपका यूएक्स वाला बता रहा होता है, यूजर एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। भाई वो आ रहा है उसको टाइम तो ज्यादा नहीं लग रहा, वो ऐसा तो नहीं आया और देखा और चला गया, उसको मजा ही नहीं आया, या आपकी ऐप ऐसी उतना टाइम ले रहे हैं उसको अपलोड होने में, एक क्लिक करने के बाद वो थोड़ा टाइम ले रहा है अपलोड होने में, तो ऐसी ऐप तो कोई भी डाउनलोड नहीं करेगा। ऐसा होता है ना, बहुत सारी ऐप हम इस वजह से नहीं छोड़ देते हैं क्योंकि वो टाइम बहुत ले रहा होता है, हम बोलते हैं यार हैंग करता है, ये लो रहा है यार, ये बड़ी जो है वो इजी टू यूज है, ठीक है।
तो ये काम कौन देख रहा होता है? ये काम यूएक्स वाला देख रहा है, एक्सपीरियंस। अच्छा, उसके बाद ये यूजर सेंट्रिक होते हैं, ठीक है। अच्छा, कंसिस्टेंसी, ठीक है। उसके बाद सिंपलिसिटी, कितना सिंपल होना चाहिए। एक्सेसिबिलिटी, हर बंदा उसको एक्सेस करे और उस पर रुके भी, मतलब आने के बाद उस पर रुके भी। अच्छा, हायरार्की किस तरह बनानी चाहिए, मतलब पहले जो है वो क्या चीज ओपन होनी चाहिए, दूसरे नंबर पे क्या चीज ओपन हो जाए, क्या चीजें हमें हाईलाइट करवानी है, क्या चीजें हमें इतनी हाईलाइट नहीं करवानी क्योंकि उस पर यूजर ज्यादा नहीं चाहता। भाई जो यूजर ज्यादा, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं जो है वो बर्बक लोन की ऐप पे गया, तो उस पर ज्यादा बंदा क्या करेगा, लोन पे जाके क्लिक करेगा तभी तो गया। तो लोन वाले बटन को हमने बड़ा करके थोड़ा बताया, हाईलाइट कर दिया। अच्छा, हमने टर्म्स एंड कंडीशन वाला वो हमने ज्यादा कोई पढ़ता भी नहीं, देखता भी नहीं, वो हमने छोटा बटन रखा हुआ है उसका, ठीक है। या कोई ऑप्शन पे जाने के बाद उस पर जाना पड़ रहा है। लोन वाला हमने फौरन दिया हुआ है, जैसे ही आता है रजिस्ट्रेशन और लोन, जैसे क्लिक कर दिया उस पर डायरेक्ट हम उस पर चले गए। तो ये सारी चीजें भी देखना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास, और ये आएगा कैसे, जब आप प्रैक्टिस से, ये हमेशा सीख रहा होता है। यूएक्स यूएक्स डिजाइनर जो होता है, यूएक्स और यूआई डिजाइनर, ये पूरी जिंदगी सीखता ही रहता है क्योंकि एक्सपीरियंस पूरी जिंदगी आता रहता है। वो देखता है, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस करके देखा है, लोगों को ये ज्यादा पसंद है, लोगों को ये ज्यादा पसंद है, कलर के साथ ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। वो एक्सपीरियंस जो है वो दोनों कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपकी, जो आप इंशाल्लाह आएंगे, तो जो आपकी टाइमिंग होगी सैटरडे की, वो 2 से 4, ठीक है। और मंडे और वेडनेसडे की जो है वो 6 से साढ़े 7, ठीक है। इसको हम बाद में देखते हैं, अगर कंटिन्यू रहता है तो इसी के टाइमिंग पे चलते हैं, बाद में आपसे मशवरा करके हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो ये एक अमाउंट है, ठीक है, ये भी आपको बता दी गई होगी। और सर आलियान जो है उसको सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट पे होंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, ठीक है। अटेंड करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और रजिस्ट्रेशन जो है वो आप अपनी करवा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। अच्छा, एक्सक्यूज मी, 1 मिनट रुकिएगा, मैं सर से बात कर लेता हूँ। अभी आप लोग कोई भी जाइएगा मत, जब कुछ चलेगा। अच्छा, आप लोग जाइएगा मत, थोड़ी देर रुकिएगा, 2 मिनट में बात करते हैं, उसके बाद आप लोग भले जा सकते हैं, ठीक है। हेलो हेलो। हेलो, आप 2 मिनट से रुकेंगे, तो सर फरहान आगे जो है वो बात कर लें। अच्छा, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप मुझसे, कोई सवाल आपका? जी जी जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि वेब डेवलपिंग में जो है HTML W3 स्कूल की, वो जी जी, आप कितने प्रोसीजर में सिखा देंगे? कंप्लीट जो कोर्सेज है वो कितने में करवा देखिए देंगे? आपका जो जो कितने मंथ लगेंगे? आपके 2 महीने का कोर्स होगा, ठीक है। इसमें आपकी जितनी भी स्लाइड्स बताई वो सारी चीजें बताई जाएंगी, प्रोफेशनली भी और जो प्रैक्टिकली भी, ठीक है। ये स्लाइड्स पे तो हम जस्ट हम दिखा रहे होते हैं कि ये सारी चीजें करवाएंगे, ये सारी चीजें प्रैक्टिकली कर रहे होते हैं, ठीक है। एचटीएमएल सर आपका जो है, बेसिक नहीं बेसिक नहीं, ये आपका बेसिक से लेके एक्सपर्ट लेवल तक होगा। और इसमें आप परफेक्शन तब आएगी जब आप जो है वो प्रैक्टिस जरूर करेंगे। मैंने तो आपको यहाँ से आज बता दिया, लेकिन आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तब आपका जो है वो काम करेगा। देखिए सर, मैं तो लगभग कोई 1 ईयर के करीब कर रहा हूँ इसके ऊपर प्रैक्टिस PW3 स्कूल से। ठीक है, ठीक है। तो लेकिन जो प्रोफेशनल तरीके से अगर आप मुझे सिखा दें उसमें मैं कंप्लीट, तो आप फिर उसमें मुझे चार्जेस वगैरह आप बता सकते हैं अपने? डेमो देने का हमारा मकसद ही यही होता है कि आप जो है वो टीचर को देख लें, ठीक है, टीचर के एक्सपीरियंस को देख लें, ठीक है। और उसके बाद
आप डेमो भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप आएंगे तो आप डेमो भी देख सकते हैं, हम क्या क्या चीजें बता रहे होते हैं। तो ये कंप्लीट वेबसाइट कोर्स हमने इसी वजह से निकाला है। इसके अंदर आपका यूएक्स और यूआई भी शामिल है। यूएक्स यूआई मैंने बता दिया क्या चीज होती है, इसमें आप थ्योरी बेस्ड है। ये बेसिकली जो है वो चीजें होती नहीं है। बाकी इसके अलावा पीएचपी, एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट और आपका जो है वो सीएसएस, ये प्रोफेशनली करवाई जाती है। अगर आप ये चीजें कर लेते हैं तो आप जो है वो पूरी एक वेबसाइट बना लेते हैं, ठीक है। आपको मैं जो है वो डोमेन एंड होस्टिंग लेना भी बता देंगे, किस तरह होस्टिंग एंड डोमेन लिया जाता है। मतलब एक कंप्लीट वेबसाइट, मतलब जीरो से लेके कंप्लीट वेबसाइट आप इसमें बना लेंगे कोर्स में। तो इन्हीं चार्जेस में करेंगे आप? क्या कह रहे हैं आप? जो आपने फीस लिखी है इसी में आप करेंगे सर? जी जी बिल्कुल, इसी 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 चार्जेस में करेंगे, इसके अलावा कोई भी फीस नहीं होती। इसके अलावा सर्टिफिकेट की छोटी सी फीस होती है, वो एंड में हम देते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट वो भी फीस हमारी नहीं होती, वो बेसिकली हमारी जो टेस्टिंग बोर्ड वगैरह है उनकी फीस होती है, ठीक है। आई थिंक 600-700 रुपए इस तरह की एंड में फीस होती है, वो कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। जी जी। और कोई क्वेश्चन किसी का? ओके, हम क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग।